सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वर्क की क्वालिटी पता कैसे करते। तो हमने जो प्रीवियस एक वर्क हमने यहाँ देखा हुआ था, लेट मी जस्ट ओपन दैट वर्क। लगाया हुआ है क्या? हार्ड डिस्क नहीं लगी है। ऋषभ आप ऐसा करो, मेरा बैग ला दो जरा इधर। है एसी डायरेक्ट सामने ही हवा देता है। हाँ ये हवा देता है। ओके दिस इज माय हार्ड डिस्क। चश्मा लग रहा। डबल डबल दिख रहा है आपको? नहीं तो वो इसलिए ज़्यादा है तो आंख धो के आइए, और या फिर क्या बोलते, हो सकता है आपका सही में चश्मा लग रहा है। आप क्या कर सकते हो ना, चश्मा तो लगेगा ही आपको। प्रोजेक्ट 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 देखो, ये हमारा एक्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट था। ठीक। शिवा, आज का दिन कितना तो अच्छा था ना। हाँ, आज के दिन बहुत अच्छा था। हमने कितनी अमन सारी को दो साइकिल देखी दो ना। चार और वॉइस के लिए बोला था, लेकिन समय के कितना रहते ना अच्छा वो उनको रिपब्लिक डे मिल नहीं मनाया। पाई वॉइस, नहीं तो वो डाल देते। तो ये जो मुंह जो चल रहा है ना, रिपब्लिक डे। अनइवन, उस हाँ, जगह पे डायलॉग तुम्हें होना देखना था, है रिपब्लिक डे तो क्या है? डायलॉग नहीं हो पाया। अरे शायद आज के दिन हमारे आजाद देश का चित आया था 26 जनवरी 1950, यानी कि ये आज जो के लूप में दिन नज़र आ रहा है हमारे ना, हम इसको आजाद रिमूव देश का कर सकते संविधान लागू हैं। हमारे हुआ। पास उतने एनिमेशन नहीं थे, क्योंकि एनिमेशन करके उसका ओ, रेंडर मैं भी लेना था। मनाऊंगा रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक। अब इसको एनालाइज किया जाए, इस वर्क को। ये वर्क बना कितने दिनों में? 2 दिन। 2 दिन में बना। ठीक। ड्यूरेशन, इसका टाइम ड्यूरेशन था 2 दिन। 2 दिन में ये काम करना था। यहाँ पे आता है इसके अंदर क्या क्या किया गया, तो 3D एनिमेशन, जिसके अंदर क्या क्या हुआ, 3D मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, ये टेक्निक्स यूज़ की गई 3D एनिमेशन वाला सेक्शन कंप्लीट करने के लिए। ठीक। और क्या जुड़ा है इसके अंदर? कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग में क्या क्या काम हुआ है? इसमें मैट वर्क हुआ, मैट पेंटिंग हुई है इसके अंदर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, क्रोमा वर्क हुआ है, और क्या अप्लाइड हुआ है? कलर करेक्शन, कलर ग्रेड भी हुआ है। भाई ऑब्वियस सी बात है, टोन्स कैसे मेंटेन किए थे? टोन्स ग्रेडिंग करके मेंटेन किए हैं। कलर करेक्शन से तो फिक्सेशन ऑफ लाइट और शेडो उसकी फिक्स की गई थी। ग्रेड किया गया ताकि उसमें वार्म टोन और कूल टोन आए, है ना, मूड्स जनरेट हो वैसा। उसमें और बहुत कुछ करना था, हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी, हम इस पे बात कर रहे कि उस पे और क्या काम हुआ है, एनालिसिस देख रहे हैं। ठीक है, कलर करेक्शन, कलर ग्रेड हुआ। ठीक। एडिटिंग हुई है उसके अंदर, एडिटिंग वर्क आपने किया हुआ था, फिर हमने उसकी लाइट्स को मेंटेन किया था, वहीं कलर करेक्शन भी मेंटेन किया था। इसके बाद रेंडरिंग, एक टाइम हमारा रेंडरिंग ने खाया, और एनिमेशन के बाद 3D रेंडरिंग भी हुई है, यानी हर एनिमेशन का 3D रेंडर भी निकला। गिनो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगभग। क्योंकि ये कंपोजिटिंग क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। तो जो प्रोडक्ट हमने इसके अंदर डाला हुआ था, वो टेक्निक को कंपोजिट भी तो करना था, है ना। और
यानी 15 टेक्निक्स इसके अंदर लगी, तब जाके आउटपुट बना है। 15 टेक्निक, वही वाला शार्क वाला, 15 टेक्निक लगी हैं 2 दिन के अंदर। तो आप अगर एवरेज निकालो, 8-8 घंटे काम हुआ होगा, 16 घंटे काम हुए होंगे, क्योंकि कोई अपना बाहर का वर्क क्यों देगा। हालांकि हाँ, डेफिनेटली मैंने इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी दिया है जो यहाँ से घर जाने के बाद किया, लेकिन मैं 9 बजे तक बैठ के सबमिट किया था 25 तारीख की रात को। यहीं था मैं 9-10, 9 साढ़े 9 बजे तक। क्या नीचे समझे? अब अगर आप थोड़ा एनालाइज करो तो अमूमन 16 घंटे 17 घंटे का काम हुआ है, बट 16-17 घंटे का काम हुआ है उसके अंदर, है ना। तो पर टेक्निक के हिसाब से 1.5 घंटा हार्डली गया है एक टेक्निक में। तो अगर कोई काम में 1.5 घंटा लग रहा है तो 1.5 घंटे में कितना आउटपुट एक्सपेक्ट करोगे? समझ रहे हो? 1.5 घंटे का वर्क अगर पर टेक्निक 1.5 घंटा यूज कर रहे हैं, अब लेट जस्ट से 2 दिन कलर करेक्शन, 2 दिन 2 दिन में बना वर्क है। पूरी 15 टेक्निक्स को 2-2 दिन में बांट दे तो कितने दिन में बनेगा? 30 दिन। एक महीने में ये आर्ट वर्क बन सकता है। तो जो 2 दिन में ये आर्ट अगर हमने क्वालिटी अचीव की है, तो 30 दिन में कितनी क्वालिटी अचीव हो सकती है? करेक्ट। अब मूवी पे एक एवरेज सीन को 1-1 साल दे दिया जाता है 3D के सीन को कवर अप करने। तो फिर आप सोचो आप कितना आउटपुट अचीव कर सकोगे। बात समझ में आई? अपने काम की वैल्यू कैसे पता करते हैं? समय से। अब आप 30 दिन में आप लोग डेफिनेटली ये आउटपुट आराम से ला सकते हो, इससे अच्छा आउटपुट ला सकते हो 30 दिन में। और आपके पास 30 दिन है, VFX वालों की बात हो रही है, आपके पास 30 दिन है ये चीज़ के लिए, लेकिन क्यों काम की क्वालिटी नहीं आ रही है? क्योंकि हम 1.5 घंटे में पूरा काम अचीव करने की कोशिश करते हैं। 1.5 घंटे में संपूर्ण काम अचीव करने की कोशिश करते हो, तो आउटपुट कैसे आएगा? 1.5 घंटे लायक काम आएगा। फैक्ट समझे? डेडिकेशन कैसा है? अब पैसा इसमें अगर हम माने तो मुझे बताओ 2 दिन के काम के लिए कितना वैल्यू होना चाहिए? अड़तालीस सेकेंड का वीडियो था टोटल, है कि नहीं? 48 सेकेंड का वीडियो है, 15 टेक्निक्स यूज हुई हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करोगे? कितने लोग काम किए? नहीं, कितने लोग थे? 2 एक्टर थे, एक वॉइस डबिंग आर्टिस्ट था, है ना, एक भाई, हाँ भाई, महत्वपूर्ण रोल था शार्की का। बॉडी बॉडी हाइट इन्होंने बताई है। तुषार कैमरामैन था, ठीक है, और एक्स्ट्रा हेल्पर के लिए चलो 2 लोग थे, है ना, हमारे पास। तो लगभग 6 लोग आप लोग, और टेक्निकल साइड में एक पर्सन, राइट। तो आपके पास 7 से 8 लोग इस वर्क पे लगे। ठीक है। एक्चुअल वर्क को अगर 2-2 दिन में किया जाता, ओरिजिनल क्वालिटी के लिए अगर बात की जाए, तो आपके पास
8 लोग हैं, एक महीने के हिसाब से कितना सैलरी चार्ज होता है उनको? एवरेज सैलरी क्या मिलती है आपको क्या पता होगा? हार्डली 10 से 12 हज़ार मान के चलो इस काम के लिए, अगर कोई पर्सन हायर किया जाए एक मंथ के हिसाब से तो 10-12 हज़ार रुपये में हायर होगा वो। हम मूवी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, हम सिमिलर क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो 10-12 हज़ार के हिसाब से ये कितना हुआ? मल्टीप्लाई करना है भाई। मैं अगर ये काम किसी प्रोडक्शन हाउस में करवा रहा हूँगा तो मैं आर्टिस्ट हायर करूँगा। आर्टिस्ट क्या दिन के हिसाब से हायर होते हैं या महीने के हिसाब से हायर होते हैं? पर डे कितना होगा, कैसे बताओगे? एक बात बताओ, किस चीज को रेट कर रहे हो? पहले तो ये बताओ, पैसा 12 हज़ार किसका है? कैसे पता पेमेंट, आपको कैसे पता कि 12 हज़ार है आपकी पेमेंट? अभी तो पता ही नहीं है कि काम कितने का हुआ है, तो मांगोगे क्या सामने वाले से, कितने का मांगोगे? भाई काम में सबसे पहले देखी जाती है लागत, पैसा लग कितना रहा है, फिर उसके बाद देखी जाएगी कि लेना कितना है। ये तो पहले ही 12 हज़ार रुपये मांग लेंगे। वीडियो बन गया 12 हज़ार, आपकी गलती नहीं है। इस पूरे भारतवर्ष में हर एक जो ओनर होता है फॉर्म का वो ऐसा ही सोचता है। उसको ये एफर्ट पता नहीं होती है कि एक्चुअल कितना उसने अपनी जेब से डाल दिया, इसलिए बिजनेस घाटे में जाता है। ये जो वर्क है इसको आपने देखा, मैं आपको बताऊं, आप मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जरूर कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा ये देख के बोलेगा अरे यार ये तो चिंदी काम है। हो सकता है कोई ना कोई एक पर्सन तो होगा ही होगा जो ये बोलेगा अरे ये तो फिल्टर लगा के भी, कोई एक कैरेक्टर को फिल्टर लगा लेंगे, क्रोमा करके लगा देंगे, फट से हो जाएगा, मोबाइल से ही बना लेंगे, क्या ही वर्थ होगी इसकी, है कि नहीं? तो वो उन बातों को नेग्लेक्ट कर रहा है जो इसके अंदर हुई है। मैं इसमें 50 चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जो वो अपने ताहा जीवन में लगा भी देगा तो भी मोबाइल में अचीव नहीं कर पाएगा। हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कुछ और। तो वैल्यू कितनी लगी ना, जब ये समझ लोगे ना तो काम की वैल्यू करना समझ जाओगे। तो ये समझ आ जाएगा कि ये स्तर का काम, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर किसी ने ज़्यादा मांगा तो तुम उसको कम कर सकते हो, किसी ने कम मांगा तो तुम उसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा काम की वैल्यू कितनी है। ठीक है, 8 पर्सन लगे थे और 3 सॉफ्टवेयर लगे, माया, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर, 3 सॉफ्टवेयर लगे। ठीक, अब 8 पर्सन का बताओ मुझे कि सैलरी महीना कितना लोगे? पर पर्सन जाएगा, पर पर्सन का लगेगा 10 से 12 हज़ार, एक महीने के हिसाब से पर्सन आएगा ना तुम्हारे पास। चलो एक्टर को हायर भी करोगे 48 सेकंड के लिए शूट के लिए तो वो पर डे के हिसाब से आएगा। तो चलो पर डे का ही निकाल लो, अगर तुम 12 हज़ार के हिसाब से पर पर्सन को देते हो मंथली तो 2 दिन को कितना दोगे, क्या करोगे? 30। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना हो गया, 96 हज़ार हो गया। ठीक है, अब 96 हज़ार मंथली जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30, 3200 प्रतिदिन जाएगा तुम्हारा पर, टोटल टोटल ओवर 8 लोगों में 3200 रुपये जाएगा पर व्यक्ति पे नहीं, क्योंकि 96 हज़ार मंथली जा रहा है ना पूरे लोगों का, तो 30 दिन के हिसाब से 3200 रुपये प्रतिदिन जाना चाहिए पैसा। 3200 डिवाइडेड बाय 8, 400, यानी 400 एक बंदे के ऊपर जा रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2,
यानी पर पर्सन को 800 रुपये मिल रहा है। ऐसे कॉस्टिंग निकल गई, एक व्यक्ति को 800 रुपये डाल दे रहे हैं 2 दिन का। ठीक है, तो हमें 2 दिन चाहिए और 8% है तो कितना हुआ? 800 रुपये तुम 3200 रुपये दिन दे रहे थे। ठीक है, तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6400। 6400 रुपये लोगों का खर्चा है। ठीक है। 3 सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये तो लोगों का खर्चा ही है 6400। अब इसमें 3 सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं। अब सॉफ्टवेयर का खर्चा जो है वो कैसे काउंट करोगे भाई? साल का सॉफ्टवेयर साल के हिसाब से मिलता है। लाइसेंस माया 84,000 का है। 84-85 हज़ार का माया है, 1 साल का। 1 साल का 1 साल का लाइसेंस, उसके बाद फिर 85,000 दोगे। लाइफ टाइम कोई लाइसेंस नहीं होता इन सॉफ्टवेयर का। आफ्टर इफेक्ट का प्रीमियम, फोटोशॉप 24,000 है भाई प्रति साल, ओरिजिनल फोटोशॉप। तो आफ्टर इफेक्ट तो 45-50 के तक होगा, है ना? तो सोचो, अगर अमूमन ऐसा माना जाए 1.5 लाख रुपए तुम खर्चा करोगे साल का, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए 2 दिन यूज होगा वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो साल का क्या करोगे? यानी कि 1.5 लाख रुपए है ना? इसको हम 1.5 लाख करें, डिवाइडेड बाय 12, क्या निकला? 12,000 पर मंथ जा रहा है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तीनों को मिला के, जबकि वो ज़्यादा होगा लेकिन हमने डाल दिया है एक अमूमन एवरेज। चलो 12,000 रुपये, 12,500 रुपये तुम पर मंथ सॉफ्टवेयर के बीच पीछे डाल रहे हो। ठीक, अब इसको डिवाइड करना है 30 में, पर डे मल्टीप्लाई बाय 2, ये तुम्हारा 833 चला गया। 30 राउंड कर देते हैं, है ना, या 35 कर देते हैं, चलो ज़्यादा मान लेते हैं, 2 रुपये ज़्यादा कर देते हैं। ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर का खर्चा है। भाई तुम्हारे आर्टिस्ट आना जाना करेंगे, अपनी जेब से खर्चा करेंगे। पर पर्सन पे कितना? 2 दिन आना जाना कर रहे हैं तो कम से कम 100 रुपये तो दोगे, है ना? तो 800 रुपये, 800 रुपये ये पड़ गया। बिजली खर्चा कितना पड़ेगा? अब ये तो मुश्किल है जानना, है ना? तो इसको अमूमन एवरेज मान लिया जाता है 300 रुपये पर मंथ, है ना? तो कम करूंगा तो वो और कम आएगा, लेकिन एवरेज मान लिया जाता है कि 300 रुपये कंप्यूटर खाता ही है। एसी पर मंथ 500 रुपये खाता है, रेगुलर चलाओगे, मतलब रेगुलर इन द सेंस 12 घंटे चलता है, तब 500 रुपये तुम्हारा एसी देगा तुमको। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर की बात करें ना, तो ये उससे ज़्यादा होता है अगर हैवी कंप्यूटर है तो। ग्राफिक कार्ड पूरे घर की बिजली इफेक्ट कर देता है, वोल्टेज लो कर देता है, इतना खींचता है वो। देखना एक चेंज आएगा, 350-400 तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो हम इसको एवरेज 300 मान रहे हैं, है कि नहीं? खाना भी तो खिलाओगे एक्टर्स को, एक्टर्स को खिलाना पड़ेगा। तुम अपने लोगों को नाश्ता नहीं खिलाओगे जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं तो, है ना? घर से लंच लाओ भाई, घर से लंच लाओ, ऐसा होता है। लेकिन वहाँ नहीं होता, प्रोडक्शन में वहाँ तो खिलाना पड़ता है। तो
मान के चलो तुम्हारा 500, 250, 250 के हिसाब से समोसे ही खिला दिए तुमने, है ना? हाँ, ठीक। तो अब तुम इसको कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है? 64 प्लस 835 प्लस 800, अच्छा 300, हाँ 300 प्लस 800 प्लस 500, ये तुम्हारा लगा एक्सपेंस। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा और भी 10 चीज़ें लग गई। क्रोमा लाना था, क्रोमा का खर्चा ऐड नहीं हुआ है, कैमरा का खर्चा ऐड नहीं हुआ है ना? 10 चीज़ें ऐड और ऐड हो जाती हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं, है ना? तो अमूमन मान लो 10,000 का मान लो, है ना? इतना तुम्हारा जेब से चला गया। ये जितना तुम देख रहे हो, ये जो वर्क था वो 10,000 का काम था 2 दिन के हिसाब से। अब इसको मंथ में कर दिया जाए तो टाइम 48 सेकेंड ही रहेगा, लेकिन अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख। तो 3 लाख के हिसाब से क्वालिटी कितनी आएगी, समझे? कि तुम जो काम करते हो उस काम को अगर 1 महीने का कर दोगे, 2 दिन के बजाय, 1 घंटे के बजाय 2 महीने कर दोगे या 1 महीना कर दोगे, तो तुम 3 साढ़े 3 लाख रुपए जितना वर्थ जनरेट कर सकते हो। ये 10,000 रुपए के हिसाब से अगर मैं बोलूं, आप कितना बोल रहे थे? 10-12 हज़ार रुपए, है ना? लेकिन आप वर्क को बिल्कुल क्या बोलते, उस वे में जज कर रहे, इतना तो लागत ही लग गई। अगर 12,000 रुपए में बेचूं तो मेरा मालिक जो है वो 2,000 रुपए कमा रहा होगा। समझ रहे हो? इस फील्ड में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि सही मायने में कैलकुलेशन नहीं करते। क्यों, आपने मालूम है 12,000 क्यों आका इसको? इसी वर्क की एक्चुअल वर्थ 1 महीने के हिसाब से निकालूं तो 3 लाख है। समझ रहे हो? 3 लाख का काम है वो, लेकिन भारत देश में वो काम करने पर कितना मिल रहा है मुझे? क्यों मिल रहा है मालूम है? क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिस्ट को पेनल्टी दी जाती है जल्दी काम करने के लिए। मैंने 1 महीने का काम 2 दिन में कर दिया, उसके लिए मुझे क्या मिल रहा है? 12,000। वही काम मैं 1 महीने में करता तो क्या समझे? कुछ समझे? खेल समझ रहे ना? ये 1 दिन में कर दे रहा है, उसके पास ज्यादा जाएंगे। ठीक है, ये भी मान के चलो, इसके पास अगर ज्यादा जाएंगे तो 3 लाख करने के लिए उसको कितने लोग चाहिए? 30 काम आना चाहिए उसके पास, और तुम्हारे पास 30 दिन में एक काम आना चाहिए। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव अलग है, खेल ही अलग है। हमारे देश में हम ये सोचते हैं कि हम दाम कम कर देंगे ना तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो होता क्या है, यही ये ना मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है, नौकरशाही मेंटालिटी होती है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बस जिंदगी बन जाता है ना? वहीं अगर तुम ये देखो कि तुम्हारे बगल वाला व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं 3 लाख में ही करके दूंगा इस काम को,
प्लीज़ 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 मेरे को ये दीजिएगा, मैं बहुत देर से बैठा हूँ। बगल वाला व्यक्ति बोलेगा 3 लाख ही लूँगा। अब तुमने क्या किया, मार्केटिंग की, तुमने 10 चीज़ें की, मेहनत करी, और कहाँ से क्या करके तुमको कितने मिले, 8 या 10 क्लाइंट मिले। तुमने कितना कमाया, 1 लाख 1.5 लाख, 10-10 12-12 हज़ार करके। बगल वाला क्या था, उसने मार्केटिंग किया, 2 क्लाइंट मिले, कितना कमा लिया, 6 लाख रुपए। तुम कितने हाथ पे रहे, 1.5 लाख पे। अब उसको 2 क्लाइंट, मतलब 1 क्लाइंट तो आ ही जाता है किसी भी हालत में, तो वो तो कंफर्म ही है कि 1 क्लाइंट आपने ओपन किया है बिजनेस, तो 1 क्लाइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 2 क्लाइंट आ गए, जो कम बता रहा हूँ मैं, लेकिन 2 क्लाइंट आ गए, तो वो 6 लाख ले गए, आप 1.5 लाख में रहे। अब ये लोग जाके वहाँ, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में क्या इतनी छोटी इंडस्ट्री है क्या कि वो व्यक्ति बोलेगा अरे सेम लेवल ऑफ आउटपुट मुझे यहाँ मिल गया 1.5 लाख रुपए में। और आप अगर वो कर रहे हो कि 1.5 लाख रुपए में उस 3 लाख रुपए वाले जितना, 3 लाख, और ये भी सोचो, फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप एक महीने में 10 काम उठाते हो तो एक काम को कितना समय दे पाओगे, मात्र 3 घंटा। एक काम को इससे ज्यादा नहीं दे पाओगे, सॉरी 3 दिन दोगे, एक काम को 3 दिन दे पाओगे। और मैं उठाता हूं 2 काम, एक काम को 15 दिन दे पाऊंगा। तुम्हारा व्यक्ति जो है उसने हीरा बनवाया तुमसे, मेरे व्यक्ति ने भी हीरा बनवाया, ठीक है। अब तुमने 3 दिन दिए तो तुम्हारा हीरा कैसा आया, कांच जैसा। मैंने 15 दिन दिए तो कांच से ज्यादा ही आएगा, बराबर। जब मार्केट में जाएगा ना, तो जनता ये नहीं देखती कि तुमने 3 दिन में बनाया, उसने 15 दिन बनाई। जनता तो सामने आउटपुट देखती है, अरे ये तो नकली लग रहा है, वो तो असली लग रहा है। तो वो जो व्यक्ति होता है ना, क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे पास आ रहा था, वो तुमसे शिकायत करने लगेगा कि मैं, आप तो इतना चार्ज ले रहे हो और आपका आउटपुट नहीं आ रहा। तुम बोलोगे, तुम ये तो नहीं बोलोगे उसको, तुम ये तो नहीं बोलोगे उसको कि भाई देखो 3 दिन में बना रहा हूँ आपका काम। वो तो बोलेगा काहे को 3 दिन में बना रहे हो, मेरा काम तो पूरा महीना बनना चाहिए। वो तो तुम मैनेज कर रहे हो ना, तुम्हारा कस्टमर तो मैनेज नहीं करेगा। महीने के हिसाब से आपने कितना बोला था, 10-12 हज़ार मैंने दिया ना, ले लिया आपने। आपने अपनी वैल्यू खुद गिरा दी काम को करने के चक्कर में, और अल्टीमेटली क्या हुआ, आपके ऊपर ये आ गया कि इनकी क्वालिटी थोड़ी कम है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा है। वो व्यक्ति ने क्या किया, दबा के मार्केटिंग किया, तो उसके दो दो क्लाइंट ही आपसे 2 गुना काम ले आए। अब यही बिजनेस जो समझ लेता है उसका काम चलने लगता है, और जो ये बिजनेस नहीं समझ पाया, आपकी वैल्यू भी, वर्थ की वैल्यू भी वही है। जब तक आप वैल्यू नहीं करेंगे, अभी आप खुद ही काम की वैल्यू कहाँ कर रहे हो भाई। आप एक दिन में ही सॉफ्टवेयर में बैठ के फाइनल आउटपुट निकालने का सोचते हो। आज रोटो करने बैठा हूं तो आज ही के आज पूरा रोटो करके निकाल दूंगा। इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसा भगता हुआ रोटो आता है ना, कचड़ कचड़, है ना, जिल्ली टाइप का दिखता है, पीछे का बैकग्राउंड नजर आ रहा है ऐसा 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 निकलता हुआ। क्यों, क्योंकि एक दिन में पूरा कैरेक्टर करना है। ये सब डेलिकेट काम है। 100 सुनार की एक लोहार की सुने हो, है ना। एक लोहार जो है वो एक बार में बना देगा, बराबर। क्या बनाएगा, लोहे का यूटेंसिल। सुनार क्या करता है, 100 बार मारेगा, लेकिन क्या बना रहा है, सोना। वैल्यू किसका ज्यादा होगा,
दुनिया में जो चलता है ना, एक लोहार, एक 100 सुनार की, एक लोहार की, वो यूज किसी और जगह के लिए किया जा रहा है ना। लेकिन आप अपनी जगह पे देखो तो आप सुनार हो, ना कि लोहार। आपका काम माइन्यूट लेवल से धीरे 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 चलते चलते बड़ा होना चाहिए। ऑल राइट, तो प्रीवियस हमने कौन कौन सी चीजें कर ली थी? लास्ट टाइम हम लोगों ने शार्क वाले का एडिटिंग किया था। आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक वीडियो की कंप्लीट एडिट कैसे की जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या होगा, वीडियो के कलर करेक्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म अ कलर करेक्शन, किस तरीके से किया जाता है। ठीक, सो ये ज्ञान जो है वो छूट जाता है आपसे। हाँ? वही प्रॉब्लम है ना कि यहाँ अभी मैं बताऊं, मैं ट्रूली जानता हूँ अपने बच्चों को, अगर मैं बोलूँ ना कि यहाँ मैं बोल देता कि ये वर्क मैंने नहीं किया है, शार्क वाला मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया है ना, तो डेफिनेटली उसकी मार्केट वैल्यू बहुत गिरा के बताई जाती है। मैं जानता हूँ इस कम ही आता, समझ रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक पर्सन की वैल्यू के तहत वो लाइक आया हुआ, काम को देख के लाइक नहीं आया है ना। तो अगर मैं उस चीज़ को ऐसे बोलता ना कि अरे ये वर्क के लिए ना मैंने 12,000 रुपये दिए हैं, 10,000 रुपये दिए, गाइस कैसा है, 10,000 लायक लग नहीं रहा सर, 12,000 लायक लग नहीं रहा सर, है ना। अब सोचो, 8 लोग लग गए, ये लग गया वो लग गया, 12,000 लायक काम नहीं लग रहा। अभी उसकी वैल्यू और ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये जो काम आप देख रहे हो उस दौरान आप लोगों की क्लासेस कॉम्प्रोमाइज़ की गई, कुछ क्लासेस आपकी ली गई, कुछ क्लासेस छोड़ी गई। तो जो आर्टिस्ट बना रहा था वो क्लासेस भी ले रहा था, बना भी रहा था, सेमिनार्स भी देख रहा था, लोगों के एक्टिविटीज़ भी करवा रहा था, उसके बाद वो आर्ट वर्क जनरेट हुआ है। वैल्यू आपकी एक क्लास भी अगर गई है तो पर क्लास आप लोगों ने जितना पैसा दिया उस क्लास का, वो भी उसकी कॉस्टिंग में काउंट हो जाता है। तो वो काम अगर देखा जाए तो इसलिए व्यक्ति जो मांगता है ना 20-25 हज़ार रुपए, वो गलत नहीं मांग रहा होता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि लोग उसको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और ऐसी कॉस्टिंग कोई नहीं करता। तो ये डेफिनेटली हम क्लाइंट से उम्मीद भी नहीं करते कि वो ये कॉस्टिंग करे। हम उम्मीद क्या करते हैं मालूम है? हम क्लाइंट से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस पूरे फंडे को ना समझे, क्योंकि अगर वो समझ गया इस फंडे को ना, तो वो सही सही वैल्यू कोट कर सकता है ना। तो ये फंडा किसको समझना है? हमें, एज एन आर्टिस्ट हमें समझना है कि ये फंडा काम कैसे करता, ताकि तुम जहाँ पे अगर तुम्हें लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा जा रहा है तो उसको मेंटेन कर लो। तो ये जुगाड़ तुम्हें समझना है, उनको नहीं। इसलिए तो सुनते हो ना कभी कि 2-2.5 मिनट की मूवी के लिए 3-3, 4-4 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं फंडिंग। कैसे निकलती है? क्लाइंट क्यों 3 करोड़ रुपए लगाता है? भारत में 3 करोड़ रुपए दूंगा ना तो पूरी मूवी का वीएफएक्स करके निकाल देंगे। बजट ही उतना होगा भाई, 50 लाख से ज्यादा बजट नहीं होता है वीएफएक्स का भारत में। जो 500 करोड़ की बात हो रही थी ना आदि पुरुष की, उतना लगा भी नहीं होगा भाई। पूरी मूवी निकाल दोगे, तुमको दे दूंगा 3 करोड़, तुम बना दोगे वो वाला आइटम। कितने लाख होते हैं 3 करोड़ में? एक 3D मॉडल आदमी 2,500 रुपए का बेचता है। कितने चाहिए होंगे मुझे वो मूवी बनाने के लिए? ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे रॉ वीडियो सर्च करेंगे, और कलर करेक्शन के लिए हमने प्रीवियस ऑलरेडी कर चुके थे, आफ्टर इफेक्ट में आपने देखा हुआ था। ठीक,
तो प्रीमियर में ये चीज़ें किस तरीके से की जाती है, इसके 3 मेजर टेक्निक्स होती हैं। ऐसे जज किया करो अपने काम को हमेशा। और एक चीज़ याद रखो, कभी भी 1.5 घंटे में एक दिन में काम नहीं होता, कभी नहीं होगा, ठीक है। Who's there? न्यू स्टूडेंट, ओहो। ऑल राइट, सो हमारा जो कलर करेक्शन है उसकी प्रीमियर के अंदर कुछ 3 मेजर टेक्निक्स होती हैं, उसके बाद इन्हीं टेक्निक्स में से वेरिएशन जनरेट होते हैं, ठीक। इनमें से एक टेक्निक होती है आपकी जो कि आपका बैलेंसिंग के थ्रू होती है, कलर बैलेंसिंग के थ्रू, ठीक है। एक कलर बैलेंस बना के किया जाता है, एक आपका लुमेट्री इफेक्ट से किया जाता है, ठीक। एक फोटोशॉप से लाई जाती है, फोटोशॉप की एलयूटी यहाँ ला के यूज करते हैं, लुमेट्री बैलेंसिंग होता है, और एक होती है एडवांस ग्रेडिंग। ये 4 मेजर टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप कलर करेक्शन करते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम वैसा ही कुछ करेंगे, एंड आई एम गोना टेक अ वीडियो जो कि रॉ होगा या पोर्ट्रेट होगा, कोई भी ले सकता हूं मैं। जैसे ये है, लेकिन ये पोर्ट्रेट व्यू है, मैं लैंडस्केप में काम करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, और लैंडस्केप करना है। आई लाइक दिस वन, इसको करते हैं। देखो रॉ का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमेशा भद्दी इमेज दिखती रहे। रॉ का मतलब क्या होता है, रॉ का मतलब ये होता है कि वीडियो में कोई भी तरीके की एडिटिंग या फिल्टर्स अप्लाई नहीं किए गए हैं। हो सकता है लाइटिंग बहुत अच्छी रही हो, प्रोडक्शन क्वालिटी की लाइट रही हो, इसके कारण से सीन बहुत अच्छा आया है, कैमरे की क्वालिटी अच्छी रही हो, ये सब मैटर करता है। सो नाउ वी आर एट दिस वन। तो एडिटिंग वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ गया होगा, है ना। फिर भी काम तो आया नहीं है। कैसा है वैलोरेंट, कैसा चल रहा है? हाँ हाँ। लैग हो गया, रेगुलर खेल दिया क्या? हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या बात है भाई, आप लोग चेक कराइए। हाँ हो सकता है। सो स्केल टू फ्रेम साइज, और अब देखो वीडियो का हम ज़्यादा बड़ा रेटिंग नहीं लेंगे, तो इसको कंट्रोल के कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक का वीडियो वो करेंगे। अब इसमें गलती कहाँ है ये पहले पता करना पड़ेगा कि गलती है तो है कहाँ। पता करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जो फोटोशॉप में करते आए थे। कलर मैट लो, ग्रे कलर दो, है ना। लगाओ। अब इसमें ट्रांसफर मोड यहाँ मिलते हैं, ब्लेंडिंग मोड, इन पे क्लिक करो और कलर कलर यूज करो, ठीक। हाँ, अब इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो आपका सीन में क्या चीज दिखना चाहिए, आपका ये फनल दिखना चाहिए, ठीक, ये पर्सन दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, ये मेन कॉन्टेक्स्ट है। पीछे की चीजें आपको देखना उतना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रेड की बात करें, यानी कि लाइट और शेडो की वैल्यू की बात करो, तो
ये कलर या ये कलर इस कलर से मैच खाता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं ये ग्रे कलर जो है वो इधर से मैच खाता हुआ नजर आएगा। सीधी बात है, ठीक। और जब ये निकलेगा तो इसका और इस जगह के शेड्स में अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लैक ग्रे वैल्यू पर देखो, कलर मत देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा इनकी वैल्यूज़ में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। लेकिन ज़्यादा अंतर होना चाहिए, अगर होगा तो तुम्हें इस पे ध्यान नहीं जाएगा, इस पे ध्यान जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैनुअल तरीका पहले अपनाएंगे, फिर प्रोसीजरल तरीका देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें ऑटोमेटिक अपने आप ये चीज़ें तय हो जाती हैं। तो वो वाली बाद में देखेंगे। अपने आप भी ग्रेड होता है, मतलब आपको बताना पड़ता है, वो अपने आप वीडियो को समझ लेता है। तो जो पहले वाला तरीका क्या था, हमें ये सब चीज़ों को अलग अलग सेलेक्ट करना है। तो आइटम में जाएंगे, एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर क्या डाल देंगे, कोई भी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, एक्सपोजर जो भी है। एक्सपोजर शायद इसके अंदर नहीं है ना, तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट जाएगा। ठीक, बढ़ रहा है। अब ऑन करो, इधर जाओ, कंट्रास्ट वैल्यू थोड़ी बढ़ा दो। देखो कंट्रास्ट बढ़ने से क्या हुआ, ये हिस्सा अलग दिखने लगा, ये हिस्सा अलग दिखने लगा। माइनस में जाऊंगा तो क्या होगा, जो हिस्सा बढ़ा रहा था तो ये डार्क हो गया था, ये लाइट हो गया। पीछे करूंगा तो क्या होगा, सारे के सारे लाइट हो जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा कंट्रास्ट देखना होगा। ठीक, अब मुझे ये नज़र आ रहा है, मैं इसको रिमूव करूंगा तो देखो, और यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट लेयर को ऑन एंड ऑफ करूंगा तो है ना, तो अब मुझे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं। एडजस्टमेंट लेयर लगाए, अब हमें पता है कि भाई एक नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है जब लाइट्स और शेडो छेड़ दो तो क्या होता है। वेरी गुड, सैचुरेशन बढ़ जाता है। तो सैचुरेशन बढ़ जाता है तो सैचुरेशन के लिए क्या लगेगा, यूएन सैचुरेशन। अब यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स के अंदर, कलर करेक्शन के अंदर हमको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, यहाँ पे हमको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपके पास मैंने एक बताया कलर बैलेंसिंग तरीका, है ना, जो तरीकों में सबसे पहला बैलेंसिंग था। ठीक, तो मैनुअल भी कर सकता हूँ बाय द वे, बट मैनुअल भी अप्लाई करने के लिए मुझे ये कलर बैलेंस यूज़ करना होगा। कलर बैलेंस जो है ये एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते इफेक्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपकी शेडो, मिड टोन और हाईलाइट को डिफरेंशिएट कर देता है। शेडो, मिड टोन, हाईलाइट्स में होता क्या है, हाईलाइट्स क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा चमकने वाले एरियाज होते हैं, जहाँ लाइट की वैल्यू ज़्यादा होती है। मिड टोन, जहाँ एवरेज वैल्यू होती है ग्रे की, ठीक है, लाइट की जो एवरेज वैल्यू जहाँ पे होगी, यानी पूरे सीन को रीड करके, वो एक एक पिक्सल को रीड करके उसका एक एवरेज निकालता है, उसको मिड टोन बोलते हैं, कि वो उतने पे ही सारे में वो मिड टोन वहीं होगा। ठीक, और शेडो जो होगा वो सबसे डार्केस्ट वैल्यू होती है, यानी डार्क वैल्यूज, शेडो डार्क वैल्यूज जो होंगी वो। ठीक, तो अल्टीमेटली हर जगह लाइट जा रही है, लाइट में कौन सा कलर होता है, वाइट कब मिलता है, क्या कलर्स को मिक्स करके वाइट बनता है, पीछे पूछो ना, पीछे पूछो, पीछे।
करेक्ट। सारे कलर्स को इक्वली मिला दोगे ना तो वाइट बन जाएगा, इक्वल। 255 255 255 इक्वल मिलाओगे तो वाइट बनेगा, बराबर। तो अगर हम यहां देखें तो शेडो रेड, शेडो ग्रीन, शेडो ब्लू, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू शेडोज में भी डल रहा है, रेड ग्रीन ब्लू मिड टोन में भी डल रहा है, और रेड ग्रीन ब्लू हाईलाइट में भी डल रहा है। अगर इनकी वैल्यूज मैं कम कर दूं, -128 -100 तक जा रहा है, इसका मतलब ये समझ लो कि ये 0 to 100% पे काम कर रहा है, तो 50% माइनस हाइलाइट्स में से रेड कम हो गया, यानी वार्म टोन कम हो गई, क्या बन गया? सायन, कूल टोन। ग्रीन को भी -50, ब्लू को भी -50। अब हाइलाइट्स में से जो सैचुरेशन था वो क्या हो गया? -50 हो गया, केवल हाइलाइट्स में से। ठीक, ज्यादा समझ नहीं आ रहा है? स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। अब दिख रहा? -50 -50 शेडोज -50 -50 -50। हुआ क्यों ये ऐसा? केवल कलर कम नहीं हुआ, लाइट भी कम हो गई ना। आरजीबी क्या होता है? मिलके अभी बताया क्या कलर बनता है? वाइट कलर बनता है। वाइट और ब्लैक क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमेज के अंदर? लाइट्स और शेडोज को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर मैं आरजीबी की वैल्यू इक्वली कम करूंगा तो सैचुरेशन थोड़ी कम होगा, क्या कम होगा? सैचुरेशन के साथ साथ लाइट भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट क्या है इस चीज का? अब सैचुरेशन के लिए यहां पे देखते हैं क्या हमारे पास सैचुरेशन है। सैचुरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर पे कलर करेक्शन पे हमें और भी कई चीज़ें मिल सकती हैं जो कि लुमेट्रिक संभालता है। तो कलर बैलेंसिंग क्या चीज़ करता है, समझ में आया? क्या चीज़? लाइट शेडोज कलर बैलेंस थोड़ी कंट्रोल करता है भाई। ये तुम्हारे शेडो में, लाइट में, यानी इमेज में लाइट्स एंड शेडो तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट से कर लिए थे। अब उसके अंदर कौन सा कलर डालना है वो चीज ये करता है। यानी शेडो में मुझे चाहिए कि शेडोज रहें, शेडोज में लाइट रहे, लेकिन कौन से कलर की रहे? पिच ब्लैक जैसा कुछ नहीं होता इस वर्ल्ड में, पिच ब्लैक जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो अगर ये इमेज नॉर्मल देखो तो ये कौन सा टोन है? वार्म टोन है, कूल टोन है? करेक्ट बात है, आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल कूल है। रीजन क्या था?
ब्लू वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, 2/3/1/3 वाला, यानी है अभी भी वो ध्यान है, ठीक है ना। तो अब अगर इसको कूल टोन है तो कूल टोन का मतलब क्या होता है मालूम है, यानी ज़्यादा एरिया की कौन सी है बता सकते हो? की, हाँ हाँ, कौन सी आएगी? गुड गुड। कहीं ना कहीं फंस ही जाते क्यों? टोन सही पकड़ लिए थे, लेकिन कौन सा की है? अब तो तुषार बताएगा ना, तुषार की क्या होती है एक इमेज में? हाँ बताओ। अरे तो किस चीज के बिना पर बताएगा भाई? तो वो इसीलिए तो तुषार को बोले कि तुषार बताओ की क्या होता है। जोर से जोर से, गलत बताए हो इसलिए बोल रहे हैं। वही तो उसने भी बोला ना, कंपोजिशन कीज, हाई की, लो की, मीडियम की, ये सब कीज तो बोला है, वो तो उसने भी बोला है ना। तो आप उन्होंने और ये भी ऐड कर दिया कि ये मायने टेक्निकल बात ये है कि की जो होती है वो एक्चुअल में डिफाइन कैसे होती है कि ये हाई की है या लो की है? वाइट और ब्लैक की वैल्यू के तहत, है ना। 2/3/1/3 सीन को डिवाइड करते हैं, 2/3 एरिया में अगर वाइट है, 1/3 एरिया में ब्लैक है, तो कौन सी की हुई? हाई की हो गई, बराबर है ना। तो अब ये चीज देखी जाए तो ये सीन कौन सी की में है, ये पता चलेगा जब कलर पे जाएंगे। अब बताओ जज करके। कंफ्यूज क्यों हो रहे, सीधा सीधा बोलो ना, लाइट ज्यादा है भाई, वाइट हिस्सा ज्यादा है, ये सब वाइट है ना, ये सब वाइट है, तो एक 2/3 हिस्सा वाइट ने लिया हुआ है और 1/3 हिस्सा ब्लैक ने लिया है, तो ये कौन सा हुआ? हाई की टोन है, टोन जो है वो हाई की है, ठीक है। अब इसके अंदर कलर टोन कौन सी डली हुई है? कलर टोन, कूल टोन, अभी आपने पता किया, बराबर। कूल टोन का मतलब ये होता है कि कलर में अगर वार्म यानी 2/3 एरिया पे, हाई की पे 2/3 एरिया पे कूल यानी नीला कलर या नीला डोमिनेंस कलर डला है, तो ऑटोमेटिकली ये होना है कि उसकी शेडोज एरिया में रेड वैल्यू यानी वार्म टोन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सीन बैलेंस नहीं होगा, ये लॉ है, ये आपके वर्ल्ड का लॉ है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज बिल्कुल याद रखिए कि ये लॉ है। सीन में अगर एक्सट्रीम कीज आप लोग यूज करते हो तो एक्सट्रीम की में जब एंगर दिखाना होता है तो हम पूरे सीन को रेड कर देते हैं, लेकिन वो रेड वाला सीन कितनी देर तक देख पाओगे? अगर हार्डली हार्डली 1 मिनट तक आप देख पाओगे। अगर मैं उसको पूरा 3 घंटे की पिक्चर में रेड ही डाल दूं पूरे में, कि अरे पूरी पिक्चर जो है वो रक्त चरित्र है और चलने दो, लाल 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 डाल दूं पूरे में, देख पाओगे क्या? मुश्किल से 5 मिनट, उसके हार जाओगे, फिर बोलोगे भैया नहीं हो पाएगा, आप रेड ही रेड दिखा रहे हो, है ना, अघा जाओगे रेड कलर से। तो कलर सीन को ज्यादा देर तक दिखाने के लिए उस सीन पे बैलेंस की जरूरत होती है। अगर हाई की डला है तो यानी 2/3 हिस्से पे जो कलर होगा वो कलर की टोन मानी जाएगी, तो उसका जस्ट अपोजिट कलर आपको डालना होगा शेडोज में। तब सीन को बहुत, चाहे वो हल्का सा भी डालो, लेकिन वो डालना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी आंख HDRI आंख है, ये 16,70,000 कलर से कहीं ऊपर के कलर्स देख सकती है, जिसका हम लिमिट नहीं है अभी फिलहाल। हम ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म की लिमिट नहीं होती। तो कंप्यूटर जो है वो हमें लिमिटेड कलर दे रहा है, लेकिन आपकी आंख जो है वो अनलिमिटेड कलर देख सकती है, वेरिएशंस कर सकती है उसके, ठीक है।
मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स लगे होते हैं आंखों के अंदर पे, जिससे कलर डिफरेंशिएट होता है, समझे? तो वो आप अगर डालोगे ना तो भले ही आप कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा कि अरे यहाँ तो रेड कलर है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो भले ही देख नहीं पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन आंखें उस बैलेंस को समझती हैं, दिमाग उस बैलेंस को समझता है। इसलिए सीन को कई बार आप क्या करते हो, ज़्यादा समय तक देख सकते हो, देख पाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो वहाँ पे दोनों स्क्रीन देखो, तुषार की और आपके कंप्यूटर की, कौन सी स्क्रीन पे ज़्यादा देर देख पाओगे? ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर की। तुषार के लैपटॉप की स्क्रीन को नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि उसके कलर्स ऑफ जा रहे हैं, डिस्प्ले में कलर्स ऑफ जा रहे हैं, उनमें बैलेंस नहीं है, और लेफ्ट तरफ वाले में कलर बैलेंसिंग है, इसीलिए लेफ्ट तरफ वाले को ज़्यादा देख पाओगे, राइट तरफ वाले में देख के काम करोगे तो सर दुखेगा, क्योंकि ये डिसबैलेंस है और हम डिसबैलेंस नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए सीन को उस तरीके से तैयार करना है। अब जैसे मुझे पता चला कि भाई ठीक है, मेरे पास ये कूल टोन है, और लुमिनोसिटी ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे, कूल टोन दिख रही है बराबर। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि भाई ठीक है, यानी कि लाइट्स पे नीला कलर डला है, तो यानी हाईलाइट पे और मिड टोन पे दोनों में नीला कलर होगा। भाई हाईलाइट क्या होती है? हाईएस्ट वाइट एरियाज। मिड टोन क्या होती है? मीडियम रेंज वाइट एरियाज। ब्लैक तो हो नहीं सकता, ब्लैक मतलब वहां कलर है ही नहीं। शेडो, ब्लैकेस्ट एरिया, शेडोज काले एरियाज होते हैं। तो मिड टोन में 50% वाइट होगा, 50% ब्लैक होगा, करेक्ट बात है ना? तो आपके पास हाईलाइट में अगर आपको पता है कि कूल टोन है पूरा सीन, तो हाईलाइट्स में ब्लू अगर 50 कम करोगे तो वहां तो ऑलरेडी ब्लू की वैल्यू ज्यादा है, तो ये तो 0 0 पे आएगा, टोन बदलने वाली नहीं है। टोन बदलने के लिए इसको ज्यादा माइनस पे करना पड़ेगा, इसको 50 50 रखोगे, तब इसको माइनस करोगे, तब तो जाके वो रेड वैल्यू 0 0 पे आएगी, तब इसकी वैल्यू फिर बढ़ानी पड़ेगी, है ना? 40 हुआ तो क्या हुआ? 40 होने से मैजेंटा टोन आने लगी। रीजन क्या था? क्योंकि ब्लू टोन जो है वो मीडियम मिड टोन में ज्यादा है। तो इसको भी क्या करोगे? अभी 0 कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? ज्यादा मैजेंटा आ रहे हैं। यहां 0 किया, यहां रेड को भी 0 कर दूंगा, मैजेंटा ज्यादा हो गए। ब्लू मुझे क्या करना होगा? माइनस में ले जाना होगा। रेड को 0 0 और ब्लू को माइनस पे ले जाएंगे, अब क्या हो गया सीन में? वार्म टोन हुआ। अब सीन में क्या हो गया? हाइलाइट्स और मिड टोन्स दोनों में रेड कलर चला गया, लेकिन यहां पे ऑलरेडी रेड था। क्यों था रेड? मेन वही बात है कि जब तक वो पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी ना तो समझ नहीं आएगा। शेडो क्या है? काला कलर था ना? शेडो काला कलर था। भाई देखो, पूरा थ्योरी इसीलिए बोल रहा था फोटोशॉप से सीख के आना है, फोटोशॉप से सीख के आना है। कंपोजिशन कीज पता चली, ब्लैक और व्हाइट की वैल्यू। इससे पता चला कि हमारे पास दो खांचे हैं, दो ग्लास हैं इमेज के, जिसमें एक में व्हाइट जाएगा, एक में ब्लैक जाएगा। ठीक है। अब जब हमने देखा कि भाई ये तो हाईकी वाले ग्लासेस हैं, इसका मतलब एक ग्लास बड़ा एक छोटा। हाईकी वाले में भाई व्हाइट कलर गया, ब्लैक कलर गया, बराबर, ये समझ में आया, 2/3 बाय 1/3। अब इसके बाद हमें कलर टोन पता लगानी थी, तो हमें पता है कि भाई अगर 2/3 हिस्से पे ब्लू दिखेगा,
इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये कूल टोन है ना। और अगर उसमें रेड दिखेगा तो समझ जाएंगे कि ये वार्म टोन है। समझ आ गया? तो इससे पता लगा लिए कि कौन से टोन लगी हुई है। ये सब दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, ये उधर नहीं प्रोसेस हो रहा, दिमाग में प्रोसेस हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तब पता लगाने के लिए क्या है, कलर मैट लेयर लगाए, लुमिनोसिटी डाल दिए, समझ में आ जाएगा कि कलर कौन सा ज़्यादा है। जब नहीं समझ में आ रहा है, अभी देख के समझ में आ गया मतलब कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब क्या समझ में आया कि जो हमारे पास बड़ा ग्लास था, हाई की है, बड़ा ग्लास जो था उसके अंदर नीले कलर का डला हुआ है, कूल टोन है, तो नीला कलर बड़े ग्लास में डल गया, है ना। और छोटे ग्लास में क्या डाला, काला कलर था, छोटा छोटा ग्लास काला कलर का था। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉ क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ, कि अगर टोन वार्म है तो इसका मतलब रेड कलर होगा वाइट पे, बड़े हिस्से पे रेड होगा, तो उसका अपोजिट कलर किस पे होना चाहिए, छोटे हिस्से पे होना चाहिए, तभी तो बैलेंस बनेगा। रियल वर्ल्ड को हम लोग कैसे देख पाते हैं, क्योंकि हमारा बैलेंस बना हुआ रहता है, तभी तो ज्यादा देर देख पाते हो। अगर इसको मैं पूरा रेड कर दूं, कभी कोई सीन में देखोगे, ऐसा रियल में भी होता है कि कभी कभार आप बर्फीले क्षेत्र में चले जाओ या ऐसे क्षेत्रों में चले जाओ जहाँ पे पानी के थ्रू दीवार पे नीला ही नीला नजर आता रहता है, कास्टिक बनता रहता है, नीला दिखता रहता है। या केव के अंदर जाते हो तो पानी के कारण या नेचर के कारण पूरा ग्रीन हो जाता है ना। कभी कभार कुछ ही जगह पे ऐसा बनता है। तो वहां जाते हो ना, तो आप ज्यादा देर उधर नहीं रह सकते, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर उठ नहीं पाओगे, भगते हो उधर से। रीजन यही कारण होता है, क्योंकि आप बैलेंस, सीन बैलेंस नहीं समझ पाते। इसलिए कई कमरों में आप देखते हो वो येलो कलर के बड़े वाले पुराने वाले लाइट वाले बल्ब लगे रहते हैं, तो उस उधर पे ज़्यादा बैठ के काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो पूरे सीन की टोन बदल देता है ना, बैलेंसिंग नहीं होती। बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए लोग लैंप लगाते हैं कि यहाँ से अगर वार्म टोन आ रही है तो वहाँ लैंप जो होगा वो ब्लू कलर का या वाइट कलर का लगा रहेगा, तब सीन में बैलेंस एम्बियंस तैयार होता है। ये रियलिटी होती है। ठीक, अब आ जाते हैं ब्लैक और वाइट, बड़ा ग्लास और छोटा ग्लास। तो यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है, अगर वाइट वाले हिस्से पे नीला कलर है तो ऑटोमेटिकली कूल टोन था, ऑटोमेटिकली क्या होगा, छोटे वाले यानी छोटे ग्लास पे काले वाले में रेड होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे कैमरे ने वो कैप्चर नहीं किया है तो वो तुम्हें डालना है। यही होता है कलर करेक्शन, केवल कलर्स का करेक्शन ये होता है, और ये पूरे टोन की बात हो रही है। अभी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ये सिलेक्शन मिले ही ना, तो क्या करना होगा, रोटो करना होगा, रोटो करके फिर उस जगह पे कलर डालूंगा। भाई सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ज्यादा डार्क हो गई वैल्यू, तो फिर रोटो करके डालूंगा उस चीज को। सीन कंपोज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आर्टिस्ट जो एडिटर आर्टिस्ट होगा ना, जो कलर करेक्शन आर्टिस्ट होगा, क्यों उसको बैठा के 40,000 रुपये महीना दे रहे हैं एक फ्रेशर को, और जो आगे पहुंच जाते हैं तो क्यों कलर करेक्शन आर्टिस्ट जो होते हैं, मूवी की कलर करेक्शन करने वाले लाखों करोड़ों में कमाते हैं। कैसे कमाएंगे, यही सब करके कि यहाँ पे ये वैल्यू डाल दिया, अपने आप उसने कलर पकड़ लिया। नहीं ना भाई, आप पेंटिंग ही कर रहे हो। मैंने सीन को पूरा रेड पेंट कर दिया, कैसे पेंट किया, मुझे पता चल गया कि भाई देखो, अगर मेरे को सीन का जस्ट कलर टोन उल्टा करना है तो बड़े वाले वाइट वाले ग्लास में जहां ब्लू कलर डाला था उस पूरे ग्लास को चेंज करके रेड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, सीन में वार्म टोन आ जाएगी, ऑरेंज आ गया, रेड आ गया सब जगह। क्यों, क्योंकि रेड और रेड वैल्यू बढ़ा दिया था मैंने। मिड टोन पे ग्रीन भी -50 है, ब्लू भी -50 है, ग्रीन भी -50, ब्लू भी -50। क्या समझे, केवल रेड कलर बढ़ रहा है हाईलाइट और मिड टोन पे, केवल रेड कलर बढ़ रहा है, इसलिए सीन रेड दिख रहा है। अब इसको नेचुरल करने के लिए क्या करूंगा, ग्रीन को 25 कर दूंगा, -25 हो गया नेचुरल। क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी में येलो येलो दिखता है,
वार्म टोन आती है हीट के कारण, सीधी बात है। तो मैंने हाईलाइट में सब में -25 कर दिया तो येलो टोन हो गई। अब लग रहा है क्या कि ये एक्चुअल में ऐसी थी? कूल टोन था ये पूरा, थ्योरी अप्लाई किया तो क्या बन गया? वार्म टोन। जैसा था उसी के कलर को हमने बदल दिया, दैट इज कॉल्ड कलर करेक्शन। अब इसमें बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि शेडोज में ब्लूज नहीं है। तो शेडोज में जाऊंगा और यहां पे ब्लू बढ़ा दूंगा, 25 कर दिया, 50 कर दिया। सीन बैलेंस हुआ। -25 है, इसको 15 कर दूं, -15। अब सीन में ब्लू भी उतना है शेडोज में। अगर नहीं दिख रहा होगा तो चलो थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, जूम करके दिखाएंगे, जूम। दिख रहा शेडोज एरियाज में ब्लू? ये यहां ब्लू, यहां ब्लू। हल्का ब्लू दिख रहा है। और थोड़ा बढ़ा दें ताकि नजर आने लगे। पूरा 100% ब्लू बढ़ाए तो दिख रहा है ब्लू पूरे में भरा हुआ है शेडो एरिया में, पूरा केवल शेडो एरिया में। जहां पूरा ब्लैक है, जहां पूरा वाइट है, वहां तो कलर कुछ भी कर लीजिए दिखेगा ही नहीं। वो इमेज डिस्ट्रॉय हो चुकी रहती है, यानी वो वॉश ऑफ हो चुका रहता है। एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो चुका रहता है लाइट का कि वहाँ से कोई सेंसर पकड़ नहीं पाता है कि वहाँ क्या है। तो इसलिए वो वाइट इतना अधिक दिखता है, उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद के जो कलर्स हैं उसमें खेल होता है पूरा। 100% वाइट 100% ब्लैक, ये यूनिवर्सल लॉ है। 100% वाइट 100% ब्लैक पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हो सकती, यानी उसको छूना ही नहीं होता है। उसको चेंज करना है तो उसके लिए रोटो लगा के उसके ऊपर में ग्रे कलर करना होगा, पेंट करना होगा उस कलर को, तब वो फिक्स होगा। क्लियर हुआ? अभी ये प्रोसेस उतना नहीं हुआ होगा जहां तक मुझे लग रहा है ना? तो कलर करेक्शन का हम और आगे नेक्स्ट क्लासेस में, अभी ये चलेगा लंबा कलर करेक्शन, ठीक है? तो ये सिस्टम समझ में आ गया ना अभी? अब अपनी पुरानी किताबें खोलिएगा और उसको थोड़ा पढ़िएगा कि एक्चुअल में कलर करेक्शन, क्योंकि कलर करेक्शन इतना डेप्थ में जनरली मार्केट में नहीं है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा अंदर। ये जो हमने अपने फोटोशॉप से सीख के आ रहे हैं कि हमने कंपोजिशन की सीखी, टोन सीखा, कलर्स की वैल्यूज सीख रहे थे 0 to 255। भाई 16,70,000 कलर आप यूज भी नहीं करेंगे अपने जीवन में, ताज जीवन में कोई यूज नहीं करता। लेकिन पता क्यों होना है? क्योंकि वैल्यू, नंबर वैल्यू पता होना चाहिए कि किधर से किधर तक जा सकती है, ताकि उससे ज्यादा ना डाल दें ना उससे कम डाल दें। समझे? क्लूलेस लग रहे हो तुम ऋषभ। ये वही चीज है जो हमने आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी की ना, ये वही चीज है जो आप अभी तक अपने कोर्सेज में करते आ रहे हो, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा तेज किया। कंपोजिशन कीज क्यों पढ़ाया था अलग से? ताकि ये पता रहे कि ब्लैक और वाइट कहाँ है। फिर टोन्स क्यों पढ़ाया डिजिटल पेंटिंग में? ताकि ये पता रहे कि कलर कहाँ डालता है तब टोन डिटेक्ट होती है। यानी अगर दो तिहाई हिस्से पे ब्लू कलर डालूंगा तो पूरा पूरा कूल टोन बनेगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लूं। ठीक है? फिर उसके बाद कलर मिक्सिंग क्यों सिखाए थे कलर थ्योरीज में, कि रेड और ग्रीन को मिक्स करने से येलो बनता है। क्योंकि सीधी बात है, अगर ब्लू कलर को कम करूंगा
तो उसकी जगह रिप्लेस कौन करेगा? आरजीबी में जी जो होता है ना, ग्रीन, वो हमेशा जीरो रहता है, न्यूट्रल है वो। उसको रेड के साथ जोड़ दोगे तो येलो बन जाएगा, यानी टोन वार्म होने लगेगी। उसको ब्लू के साथ जोड़ दोगे तो कूल टोन होने लगेगी। तो जी को तो वैसे का वैसे ही रखते हैं, बस सिंपली क्या रिप्लेस करना होता है, रेड और ब्लू। बस मात्रा देखनी होती है कि कहीं रेड ऑलरेडी तो नहीं है। अगर रेड 50 है, 100 होता तो पूरा रेड है, बट 50 है, और मुझे कितना रेड चाहिए? मेरे पास 50 रेड है सीन में और 25 ब्लू है। तो सीन को टर्न करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 25 ब्लू में 25 और ब्लू ऐड करूंगा और उसका 50 माइनस करूंगा। 50 माइनस करूंगा तो गड़बड़ होगा, क्योंकि बैलेंस नहीं आएगा ना, पूरा ब्लू हो जाएगा, 50 तो जीरो हो गया। तो उसको -25 और वो -25 इधर +25 हो जाएगा। बस इतना ही सा खेल है। अभी तो ऊपरी ऊपरी जलपरा हैं आप, ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। अंदर जाइए, भीतर जाइए, खुद से ड्रॉ करना, खुद से पेंट करना शुरू कर दीजिए सीन को। वीडियो एडिटर, कलर करेक्शन आर्टिस्ट का यही काम होता है। ये वैल्यूज से पेंट करना शुरू करो वीडियो को, तब सोचो, तुम डिसाइड करो कि टोन क्या होनी चाहिए, है ना? और क्या, मूवीज में कई जगह थी ऐसी। एग्जांपल्स के लिए मैंने आप लोग को बोला सिन सिटी की मूवी देखिए, और क्या बोलते हैं वो, नो स्मोकिंग मूवी देखिए, जिसमें कलर ग्रेडिंग के एडवांस काम किए गए हैं। तो उससे क्या समझ आएगा? उससे ये समझ में आएगा कि अच्छा ये पेंटिंग है, सीन को पेंट किया गया है कलात्मक तरीके से। है ना, वो याद रहता है वो चीज। देखो क्या है, यूनिवर्सल लॉ जो है ना, वो ये कलर थ्योरीज के यूनिवर्सल लॉ जो होते हैं, कलर बैलेंसिंग कैसे आती है, जिसमें अगर इफ 2/3 white 2:3 white has warm colors, ठीक है, इट्स अ वार्म टोन। पहले तो ये समझ आ जाता है वार्म टोन है, एंड ऑटोमेटिकली 1:3 हैज should have cool tone। इसका मतलब अगर 2/3 हिस्से पे रेड कलर डाला है तो ये जिम्मेदारी है कि भैया 1/3 हिस्से पे कूल जाना ही जाना है, वहां रेड नहीं डाल सकते। डालोगे तो जनता ज्यादा देर तक सीन नहीं देख पाएगी। अब आप खुद ही बोल रहे हो 1 मिनट तक का मेरा अटेंशन स्पैन है ना, और सीन जो चल रहा है वो 3 मिनट 4 मिनट तक चल रहा है, 6 मिनट तक चल रहा है, तो कहाँ देख पाएगी जनता? हट जाएगी। तो उसका अगर आपको पता है कि अच्छा ये सीन जो है वो 10 सेकेंड का दिखाना है, तो झक रेड डाल दिया, झक ब्लू डाल दिया, ताकि इम्पैक्ट आ जाए एक्सप्रेशन में। क्योंकि एंगर सीन ज़्यादा समय तक के लिए नहीं दिखा सकते, हॉरर वाला सीन ज़्यादा समय तक के लिए नहीं दिखा सकते, जंप स्केयर ज़्यादा समय तक के लिए नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि जंप स्केयर अगर ज़्यादा देर का दे देंगे तो इंसान का दिल बाहर आने लगता है। हाँ, सही बात है। इंडिया के टाइप नहीं है कि वही वो नाचते हुए भूत दिखा रहा है और कैंडल लेके घूमते हुए जा रही है ना? बात वही बोल रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, हॉरर के अलग अलग टेस्ट और जॉनराज हैं, बस आप कलर करेक्शन के हिसाब से समझ रहे हो, आपको मूवी के हिसाब से नहीं, क्योंकि सीन नरेशन अलग होता है।
एडिटर ने वहाँ ज़्यादा स्क्रीन टाइम भूत को इसलिए दिया क्योंकि भूत सच में डरावना लग रहा था और फील दे रहा था, और उनके पास साउंड का हेल्प था उस जगह पे। अगर नॉइज उस समय पे नहीं रखेंगे तो सीन इम्पैक्टफुल रहता है, और अगर नॉइज देने लगे ना तो उस समय पे सीन खत्म हो जाता। सीधी बात है, आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि भाई मान लो ऋषभ बैठा हुआ है, ठीक है, अब ऋषभ भूत है और वो बैठा हुआ है। अब आप उसको देखते रहोगे और पीछे में गाना बजता रहेगा कोई, है ना, चार जन, हीरो आके देखता है, बगल में आके ऐसे हाथ रख दे रहा है और भाई और ये और वो, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको कंचना मूवी लगेगी, है ना। क्योंकि उधर क्या किया, साउंड के साथ नहीं खेला उन्होंने जानबूझ के, भूत कितना भी डरावना बना दिया, लेकिन आसपास इतनी नॉइज थी कि आपको भूत से डर ही नहीं लगा। बट अगर मैं ऐसा बना दूं कि ये बैठे हुए हैं, इनको कोई मेकअप ना दूं, कुछ ना दूं, और इनको ऐसे ही बस सीन इनके पास लेते जाता रहूं, कैमरा पास लेते जाता रहूं, और पूरा शांत कर दूं, नॉइज बिल्कुल शांत कर दूं, और क्या कर दूं, पीछे में डाल दूं एक्सट्रीम की, यानी कि ब्लैक और वाइट पूरा, यानी शेडो नज़र आ रही है, यहाँ पे शेडो नज़र आ रही है, और ये हिस्सा बिल्कुल चमक रहा है वाइट, और वो बस देख रहे हैं, ना एक्सप्रेशन है चेहरे पे कुछ, और कैमरा पास जा रहा है, पास जा रहा है। जनता बोलेगी इसके पास क्यों ले जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ कूदेगा, है ना। और करते 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 पीछे से एक हल्की सी एक वॉइस डालते जाऊं, है ना, और बिल्कुल पास लाके कैमरा रखे रहूं रखे रहूं रखे रहूं, और फिर सीन ट्रांजिट कर दूं कहीं, क्या बोलते हो, जो ट्र साउंड चल रहा था, उस ट्रेन जा रही है, और सीन पूरा कट करके वहां दिखा दूं, आप सोचते रह जाएंगे कि वो क्या है। ये माइंड गेम होता है जो एक एडिटर खेलता होता है पिक्चर मूवी के साथ। आर्ट है, आर्ट है, हर चीज एक आर्ट है ना। तो ये समझिए वो चीज रहेगा। एक यूनिफॉर्म लॉ ये है जिससे डिसाइड होता है कलर्स कहाँ पे डालने हैं, कहाँ पे नहीं डालने हैं, ठीक है, ये होता है। दूसरा लॉ है कि अगर आपने लाइट्स ट्वीक की, अगर आपने किसी भी लाइट को छेड़ा किसी इमेज की, तो ऑटोमेटिकली सैचुरेशन भागता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यानी आपको पता ही रहेगा कि सैचुरेशन बढ़ा हुआ है, मेरे को कम करना है, नहीं तो जनता जो है कलर्स को समझ जाएगी। तो नेचुरल नहीं है, नेचुरल को नेचुरल लाना है, ठीक। ये यूनिवर्सल लॉ होता है। एक कलर का लॉ ये हो गया बैलेंसिंग के लिए। विदाउट कीज कोई इमोशन नहीं होता। अगर सीन पे की नहीं है, डला हुआ है, अगर आपने शूट लिया और पूरा शूट ग्रे स्केल पे आया है, कीज डिफाइन नहीं है, नहीं हो सकता। अटेंशन, कोई भी इमोशन जो आप डालना चाहते हो कलर से नहीं डलता, वो कीज से डलता है। तो वाइट और ब्लैक की वैल्यू और वो कहाँ पे पड़ रही है, रेशियो बराबर है कि नहीं, वो पूरा देखना रहता है, तभी सीन को बना पाओगे अपने तरीके का। जो देखते हो ना, कई कलर करेक्शन आर्टिस्ट बोलते रहते हैं, मूवी वाले डायरेक्टर ही बोलता रहता है ये सीन ना मैं ना 1983 के हिसाब से बनाऊंगा, यहाँ ना ऐसा ऐसा कर दूंगा, यहाँ ना कलर की हल्की सी लाइट आती रहेगी, यहाँ ये पड़ा रहेगा, यहाँ ये, ऐसे बात करते हुए सुने होंगे कई आर्टिस्टों को, या देखे होंगे मजाक उड़ाते हुए कई आर्टिस्टों का। इस तरीके के फ्लिक्स आते हैं कि नो वी कैन डू दिस समथिंग लाइक दिस, वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, ऐसी बातें। ये होता क्यों, क्योंकि उनके पास ये कला होती है सीन को विजुअलाइज करने की। तो वो ना डिस्कस करते कि अच्छा यहाँ पे अगर ये टोन आएगा तो कैसा लगेगा, इस टोन से। जैसे संजय लीला बंसाली, हमेशा देखे हो कि उनकी हर एक मूवी में एक अलग अलग टाइप के कलर्स के साथ खेलते, क्यों, क्योंकि वो विजुअल ही कलर के थ्रू करता है, और वो हमेशा वो वार्म टोन एंड कूल टोन से खेलता है, समझे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत सारा टाइम हमने ले लिया, इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी की क्लास बाकी के सेशन पे होगी। सो हाँ, हाँ आज 1:36 हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।